जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल में। दोस्तों ये लेक्चर जो है एम लक्ष्मीकांत का जो बुक सीरीज चल रही है उसमें ये 6वां अध्याय है। ठीक है, इससे पहले मैंने 5 अध्याय, पाँचों लेक्चर जो इसके पीछे के हैं, पाँचों चैप्टर के मैंने लेक्चर प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप उसको प्लेलिस्ट को ज़रूर देख लीजिए। उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़िया तरीके से बिल्डअप हो जाएगी और आप कोई भी प्रश्न आप गलत नहीं करोगे। ठीक है, तो उसको ज़रूर देख लीजिए। उसकी लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको देख लीजिएगा। उसको देखेंगे तभी ये आगे की आपको जो स्टोरी है वो बढ़िया तरीके से एक कंटिन्यूएशन में एक समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। नागरिकता। ठीक है, नागरिकता के प्रावधान देख लेते हैं पहले। वैसे तो ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण नहीं है परीक्षा के दृष्टिकोण से, क्योंकि हमें सिर्फ परीक्षा के दृष्टिकोण से ही देखना है कि कौन सा चैप्टर ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसको हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, इसमें हम बहुत डीप नहीं जाएंगे। ठीक है, इसको हम बस जानकारी के लिए पढ़ेंगे। इससे जो प्रश्न बनते हैं वो मैचिंग में इससे प्रश्न आता है, जैसे कि भाग, तो वो नागरिकता संविधान के कौन से भाग में है। ठीक है, तो वो भाग 2 में। ठीक है, आप ये याद रखिए, भाग 2 में। और अनुच्छेद, अनुच्छेद याद रखिए कौन से अनुच्छेद में है, कहाँ से कहाँ तक प्रावधान दिया गया है नागरिकता से, तो 12 से लेकर 11 तक। ठीक, तो ये महत्वपूर्ण है। ये जो मैंने अभी बताया ये महत्वपूर्ण है, इससे प्रश्न कई बार पूछा गया। इसमें आप नागरिकता से भाग 2 को मिलाएंगे या अनुच्छेद पूछ लेगा नागरिकता का प्रावधान जो है अनुच्छेद 5 से 11, बस इसी यही यही 3-4 प्रश्न घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। बिरले ही कोई प्रश्न इससे हट के आए। कुछ प्रश्न बनेंगे जो भी, वो मैं जब एमसीक्यू वाला वो कराऊंगा तो इसके एमसीक्यू जब करवाऊंगा तो वो सारे आपका क्लियर हो जाएगा, उसमें कोई भी आपको डाउट नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। नागरिकता, इसके अर्थ और महत्व को देख लीजिए। इसके अर्थ और महत्व को मैं ऐसे बताता हूँ आपको। ठीक है, इसको लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ेंगे, अगर लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और मैं इसको एक ही वीडियो में ये सिटीजनशिप नागरिकता वाला जो चैप्टर है इसको समाप्त करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ खास है नहीं समझने के लिए। कुछ प्रावधान हैं, कुछ अनुच्छेद हैं, उनको समझ लेंगे, बाकी आपका काम हो जाएगा इससे। तो इसका अर्थ और महत्व क्या है कि कोई भी राज्य होगा उसकी जो एक नागरिकता होती है, वहाँ पे 2 प्रकार के नागरिक, 2 प्रकार के लोग रहते हैं। एक तो नागरिक रहते हैं और एक विदेशी रहते हैं। कहीं भी देख लीजिए आप, किसी भी देश में। तो नागरिकों को सुविधाएं प्राप्त होती हैं। नागरिकों को एक तो नागरिक अधिकार और राजनीतिक अधिकार, सभी प्रकार के अधिकार होते हैं उनको। सिविल अधिकार और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। जो विदेशी होते हैं उनको अधिकार नहीं प्राप्त होते। विदेशियों में भी 2 प्रकार के होते हैं, एक विदेशी शत्रु देश के जो नागरिक हैं वो, और एक जो विदेशी मित्र देश के नागरिक हैं वो। तो जो मित्र देश के नागरिक हैं उनको, उनके लिए अलग कुछ सुविधाएं हैं। सुविधाएं इन द सेंस उनके कुछ अलग अधिकार या उनको अलग वो महत्व दिया जाता है। लेकिन जो शत्रु देश के नागरिक हैं उनको बहुत सारे उनके उनके अधिकार तो वैसे भी नहीं है, लेकिन उनको जो है कभी भी नज़रबंद किया जा सकता है, उनकी गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। तो वो जो मौलिक अधिकार जो है, हमारे जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं अनुच्छेद संविधान के द्वारा जो प्रदत्त किए गए हैं, वो उनके हकदार नहीं हैं। उसमें से देखो, वो ये जो नज़रबंदी और गिरफ्तारी के विरुद्ध सुरक्षात्मक जो मौलिक अधिकार है वो उनको तो बिल्कुल ही नहीं प्राप्त है। जो विदेशी शत्रु देश के नागरिक हैं उनको तो प्राप्त ही नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ पे वही बताया गया है। देखिए, जो भी विदेशी नागरिक हैं उनको ये निम्नलिखित जो बातें मैं अभी बताऊंगा आपको, ये अधिकार उनको बिल्कुल ही नहीं प्राप्त। कौन कौन से अनुच्छेद, ये प्रश्न कई बार पूछा भी गया है तो मैं आपको बता देता हूँ। अनुच्छेद 15, 15, 16, इसको याद कर लीजिएगा आप, पूरा रट लीजिएगा। 15, 16, 19, 29 और 30, इनमें जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, इन अनुच्छेदों में जो भी इन आर्टिकल्स में फंडामेंटल राइट्स हैं वो विदेशियों को नहीं प्राप्त हैं। याद कर लीजिएगा, 15, 16, 19, 29, 30। ठीक, तो वो क्या क्या है वो देखिए, अभी आपको पता चल जाएगा। तो उसमें दिया गया है 15वें में क्या है, धर्म, मूलवंश, जात, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद के विरुद्ध अधिकार, ये अधिकार उनको प्राप्त नहीं है। लोक नियोजन के विषय में समता का अधिकार भी उनको प्राप्त नहीं है, अनुच्छेद 16, ये याद रखिएगा जो मैंने राउंड कर रखा है। वाक स्वतंत्र
व्यक्ति स्वतंत्रता, सम्मेलन, संघ, संचरण, निवास, व्यवसाय की स्वतंत्रता, ये सभी उनको नहीं प्राप्त है। ठीक है, आर्टिकल 19 भी नहीं प्राप्त है। संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी जो ये क्या बोलते हैं अपना, इनको अधिकार प्राप्त हैं, जो जो अल्पसंख्यक, अपने यहाँ जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनको ये सब अधिकार प्राप्त हैं। ठीक है, तो वो भी उनको नहीं प्राप्त। लोकसभा राज्यसभा का चुनाव नहीं लड़ सकते, मतदान नहीं कर सकते। ठीक है, ये जो सार्वजनिक पद हैं जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यों के राज्यपाल, महान्यायवादी, महाधिवक्ता, इन सब पर उनकी नियुक्ति नहीं हो सकती। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे, संवैधानिक उपबंध मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इस संबंध में स्थायी और विस्तृत उपबंध नहीं दिए गए हैं संविधान में। ठीक है, ये सेंटेंस में पूछा गया है कि संविधान में स्थायी और विस्तृत उपबंध दिए गए हैं, तो सत्य असत्य ऐसे करके देगा, तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि इसके स्थायी और विस्तृत उपबंध नहीं दिए गए हैं। ये सिर्फ संविधान जो है वो संसद को पावर देती है कि आप नागरिकता संबंधी जो है आप जो भी नियम कानून है वो आप बना सकते हैं। तो ये याद रखिएगा। ठीक, वही ये चीज़ यहाँ पे बनाया गया है, और उसी अधिकार का प्रयोग करते हुए संसद ने जो है नागरिकता अधिनियम 1955 लागू किया, और उसमें अभी तक 8-9 बार संशोधन भी हो चुका है, लगभग 9 बार हो चुका है। कब कब देखिए, 1957, 60, 85, 86, 92, 2003, 5, 2015 एंड 2019। याद होगा आपको 2019 में जब ये नागरिकता संशोधन अधिनियम पास हुआ था, पारित किया गया था, तो उस पर बहुत बवाल मचा था। तो आप उसको, आप न्यूज़ अगर देखते रहे होंगे तो आप उसके बारे में आपको जानकारी होगी। ठीक है, तो इसमें वही सब बताया गया है। देखिए, संविधान के निर्माण के उपरांत 26 जनवरी 1950 संविधान के अनुसार 4 श्रेणियों के लोग भारत के नागरिक बने। कौन कौन से बने वो देखिए। अब ये संविधान के बारे में, अब आपको उसमें क्या क्या जो अनुच्छेद दिए गए हैं वो उसके बारे में बताया गया है। एक व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी और 3 में से कोई एक शर्त पूरी करता है, यदि उसका जन्म भारत में हुआ हो, या उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, या संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा हो, तो वो भारत का नागरिक बन सकता है। ठीक, दूसरा, एक व्यक्ति जो पाकिस्तान से आया हो, ठीक है, और यदि उसके माता पिता, दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हों, 2 में से कोई एक शर्त पूरी करता हो, वह भारत का नागरिक बन सकता है। यदि वह जुलाई 1948 से पूर्व स्थानांतरित हुआ हो, उसके अपने प्रवसन की तिथि से उसने सामान्यतः भारत में निवास किया हो, और यदि उसने 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद भारत में प्रवसन किया हो, तो उसे भारत नागरिक बनने के रूप में पंजीकृत हो। ये सब चीज़ें उसमें बताई गई हैं कि इसमें कि ये लोग नागरिक बन सकते हैं भारत के। पंजीकरण आवश्यक है इसमें। देखिए, 6 माह तक भारत में निवास आवश्यक है। ये कहाँ पे बात कही गई है, ये जो बात कही गई है वो कहाँ पे है, ये ध्यान रखिएगा। ये है अनुच्छेद 6 में। ठीक है, तो जो ऐसे याद रखिएगा, अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत आए हुए, बस इतना ध्यान रखिएगा आप। अनुच्छेद 6 में क्या है, पाकिस्तान से भारत आए हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 7 में क्या कहा गया है कि भारत से पाकिस्तान स्थानांतरित हो गया हो, तो ये भी है, इसमें भी क्लॉज दिए गए हैं। तो मैं अब आपको वो अनुच्छेद के बारे में बताता हूँ कि 6 में है कि पाकिस्तान से भारत, और 7 में है भारत से पाकिस्तान। ठीक है, देखिए क्या प्रावधान है इसमें। एक व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान स्थानांतरित हो गया हो, लेकिन बाद में फिर भारत में पुनर्वास के लिए लौट आया हो, तो यानी ये किस में प्रावधान दिया गया है, ये अनुच्छेद 7 में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 8 में क्या कहा गया है, एक व्यक्ति जिसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हों लेकिन भारत के बाहर रह रहे हों, फिर भी वह भारत का नागरिक बन सकता है यदि उसने भारत के नागरिक के रूप में पंजीकरण कूटनीतिक तरीके या पार्षदीय प्रतिनिधि के रूप में आवेदन किया हो। यह व्यवस्था भारत के बाहर रहने वाले भारतीयों के लिए बनाई गई है ताकि वे भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकें। ठीक, तो ये बेसिकली उनके लिए है जो भारत से बाहर रहते हैं, यानी कि एनआरआई के लिए। एनआरआई, आप ये समझिए कि अनुच्छेद 8 जो है वो एनआरआई से संबंधित है। ठीक है, आगे जब वो अभी अनुच्छेद वाला बताऊंगा मैं उसमें, तो आपको ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी।
कुल मिलाकर ये व्यवस्थाएं नागरिकों की चर्चा करती हैं। व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी हो, व्यक्ति पाकिस्तान से भारत में स्थानांतरित हुआ हो, व्यक्ति पाकिस्तान स्थानांतरित हुआ हो लेकिन बाद में लौट आया हो, भारतीय मूल का व्यक्ति जो बाहर रह रहा हो, ठीक है, एनआरआई जिसको कहते हैं। नागरिकता संबंधी अन्य संवैधानिक प्रावधान इस प्रकार हैं। अब वहाँ 8 तक पढ़ लिया, 9वां क्या है? 9वां देखिए, वह व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं होगा या भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा, कौन? जो स्वेच्छा से अपनी किसी अन्य देश का जो नागरिकता है वो ग्रहण कर लेगा। जैसे कोई भी व्यक्ति है, वो अगर किसी विदेशी, जो भी विदेश में कोई अन्य देश है, जो भी है, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, कोई भी देश, उसकी अगर वो स्वेच्छा से अपनी नागरिकता ग्रहण कर लेता है वो वहाँ की, तो भारत की नागरिकता अपने आप वो समाप्त हो जाएगी। ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है या समझा जाता है, यदि संसद इस प्रकार से किसी विधान का निर्माण करे, तो वो अनुच्छेद 10 में बात कही गई है कि संसद भी उसकी सदस्य नागरिकता उसकी समाप्त कर सकती है। नागरिकता से संबंधित नियम बनाना और नागरिकता छीनने संबंधित कोई नियम बनाना, वो सब संसद को ही अधिकार है। तो याद रखिएगा, संसद ही सर्वोपरि है। नागरिकता को डिफाइन करने के लिए संसद ही है। संसद में आप संविधान संशोधन करके नागरिकता संबंधी प्रावधान, नियम कानून बना सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। अनुच्छेद 9 में क्या कहा गया है? स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता लेने से भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। या 10वें में क्या कहा गया है कि भारत की संसद जो है भारत की, वो किसी कोई ऐसा नियम कानून विधान बना सकती है जो नागरिकता को समाप्त कर सकती है किसी के। ठीक है, संसद को यह अधिकार है कि वह नागरिकता के अर्जन और समाप्ति संबंधी जो है नागरिकता, मैंने वो चीज़ बताई आपको कि वो विधि बना सकती है। तो याद रखिएगा, वो अनुच्छेद 11 में दी गई है बात। तो मैंने आपको अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक बता दिया। ठीक है, 5 से लेकर 11 तक बता दिया कि किसमें क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं। ये नागरिकता संशोधन अधिनियम जो मैंने अभी बताया आपको कि 8 और एक 9वां ये 19वां जो 9वीं बार हुआ, ये 8 बार तो ये दिया गया है। आप याद रखिए कि इनके डेट याद रखिएगा, कब कब हुए थे वो ध्यान रखिएगा। बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन यह है कि याद रखिए, ध्यान रखिएगा आप कि कब कब हुए हैं। तो लेटेस्ट जो हुआ था वो 2019 में हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें नागरिकता का अर्जन कैसे कर सकते हैं? ठीक है, तो ये 5 शर्तों के आधार पे नागरिकता का अर्जन बताया गया है। कैसे, क्या क्या है वो देख लीजिए। जन्म के आधार पे, ठीक है, जन्म के आधार पे बताया गया है कि एक भारत में 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, परंतु 1 जुलाई 1947 से पूर्व जन्मा व्यक्ति अपने माता पिता के जन्म की राष्ट्रीयता के बावजूद भारत का नागरिक होगा। कहने का मतलब ये है कि जब संविधान लागू हुआ उस समय, उसके बाद, या 1 जुलाई 1947 से पहले का भारत में जन्मा हुआ व्यक्ति, जो भी यहाँ पे व्यक्ति जन्म पैदा हुए थे उस टाइम पे 1 जुलाई 1947 में, वो उनके माता पिता कहीं की भी राष्ट्रीयता रही हो उनकी, वो भारत के नागरिक होंगे, ऐसा इसमें कहा गया है। ठीक है, चलिए जन्म से हो गया। अब देखिए वंश के आधार पे, उसको बहुत डीप से पढ़ने की उतनी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बहुत बस इतना समझिए आप कि जन्म से नागरिकता अर्जित की जा सकती है। दूसरा, वंश के आधार पे। वंश के आधार पे कैसे? कोई व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, परंतु 10 दिसंबर 1992 के पूर्व भारत के बाहर हुआ हो, वंश के आधार पर भारत का नागरिक बन सकता है यदि उसके जन्म से के समय उसका पिता भारत का नागरिक हो। कहने का मतलब ये है, ये 1992 क्यों दिया गया है? ये डेट इसलिए दी गई है कि इसके बाद उसमें संविधान संशोधन हुआ है। देखिए जो यहाँ पे जो आपको मैंने ये दिखाया था, ये कई कई जगह पे आपको डेट मिलेगी, तो वो डेट इसीलिए दी गई है कि इसमें नागरिकता जो अधिनियम आया था उसमें संशोधन हुए हैं। कहीं पे आपको ये मिलेगा, कहीं पे आपको ये मिलेगा। अभी देखिए, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने उसमें आपको बताया ये 1992, वो डेट क्यों दी गई? वो डेट इसलिए दी गई है कि उस समय नागरिकता जो अधिनियम था उसमें कुछ न कुछ संशोधन किए गए थे, तो उन संशोधनों के आधार पे वो नियम, उसमें हेर फेर किया गया है, तो इसलिए वो डेट दी गई है। अभी आगे आपको 2003 भी कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, 2005 देखने को मिलेगा, 2015 भी देखने को मिलेगा, ठीक, 2019 भी कहीं देखने को मिलेगा। तो वो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये डेट क्यों दी गई। वो डेट इसलिए दी गई है कि इनके द्वारा संशोधन किए गए हैं, उसमें कुछ न कुछ क्लॉज जोड़े गए हैं या क्लॉज हटाए गए हैं,
तो इसलिए उस डेट को वहाँ पे रेफर किया गया है, तो ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, वंश के आधार पे हो गया। चलिए, जैसे यहाँ पे ये देखिए दिया हुआ है ना 2004, तो वो उसके बाद कुछ प्रावधान उसमें चेंज हुआ, इसलिए उसको दे दिया कि भाई इस डेट से ये भी होगा। तो जन्म के आधार पर हो गया। पंजीकरण वाला देख लीजिए। पंजीकरण का क्या है कि केंद्र सरकार आवेदन प्राप्त होने पर किसी व्यक्ति जो अवैध प्रवासी ना हो को भारत नागरिक के रूप में पंजीकृत कर सकती है यदि वह निम्नांकित श्रेणियों में से संबद्ध हो। नामतः क्या क्या वो चीजें, जैसे भारतीय मूल का व्यक्ति जो नागरिकता प्राप्ति के आवेदन से देने से ठीक पूर्व 7 वर्ष भारत में रह रहा चुका हो। ये चेंज हो गया है शायद, अभी 5 वर्ष कर दिया गया है लेटेस्ट में। मैं चेक करके बता दूंगा। भारतीय मूल का वह व्यक्ति जो अविभाजित भारत के बाहर या किसी अन्य देश के अन्यत्र रहा हो, तो उसमें ये प्रावधान दिया गया है। वह व्यक्ति जिसने भारतीय नागरिक से विवाह किया हो और पंजीकरण के लिए प्रार्थना पत्र देने से पूर्व 7 वर्ष भारत में रहा हो। ठीक है, ये हो गया। भारत के नागरिक के नाबालिग बच्चे, वो कोई व्यक्ति जो पूरी आयु और क्षमता का हो तथा उसके माता पिता भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हों, वो भी बन सकता है नागरिक, पंजीकृत करा सकता है, वो पंजीकृत द्वारा नागरिक बन सकता है। ठीक है, कोई व्यक्ति जो पूरी आयु तथा क्षमता का हो तथा वह अपने माता पिता के लिए स्वतंत्र भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हो, वो भी बन सकता है पंजीकरण के द्वारा। ठीक है, तो ये पंजीकरण के द्वारा हो गया। ठीक है, तो देखिए इसमें ये प्रावधान दिए गए हैं पंजीकरण द्वारा। एक व्यक्ति जन्म से भारतीय मूल का माना जाएगा यदि वह या उसके माता पिता में से कोई अविभाजित भारत में पैदा हुए हों या 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का अंग बनने वाले किसी भूक्षेत्र के निवासी हों, तो वो भारत के नागरिक माने जाएंगे। जैसा कि आपको याद होगा कि आपको पता है, अगर नहीं पता तो समझ लीजिए, जान लीजिए कि भारत आज़ाद होने के बाद कई क्षेत्रों को अर्जित किया। जैसे इधर आप पुदुचेरी ले लीजिए, आप गोवा, दमन दीव, उधर सिक्किम, ये सारे भारत से बाहर के राज्य थे ये, लेकिन इनको आज़ाद होने के बाद इनको भारत में, भारत के संघ में सम्मिलित किया गया राज्यों में। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है। ये यहाँ पे शपथ और प्रतिज्ञा का प्रारूप दिया गया है, तो ये कोई बहुत वो नहीं है। ठीक है, प्राकृतिक रूप से केंद्र सरकार आवेदन प्राप्त होने पर किसी व्यक्ति जो अवैध प्रवासी ना हो प्राकृतिक रूप से नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान कर सकती है। क्या क्या है उसमें प्रावधान ये दिए गए हैं कि यदि वह ऐसे देश से संबंधित नहीं हो जहाँ वो भारतीय नागरिक प्राकृतिक रूप से नागरिक नहीं बन सकते। यदि वह किसी अन्य देश का नागरिक हो तो वह भारतीय नागरिकता के लिए अपने आवेदन की स्वीकृति पर उस देश की नागरिकता का उसको त्याग देना होगा। मतलब वो सारे इसमें प्रावधान दिए गए हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। मैं इसको ऐसे थोड़ा वो कर दे रहा हूँ, मैं इसको जूम कर दे रहा हूँ। देखिए इसमें आप इसको स्क्रीन शॉट लेके इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसको मैं पढ़ाऊँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा और इसमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। आप बस इतना जानिए कि 5 तरीकों से जो नागरिकता है वो ली जा सकती है। जन्म से, वंश के आधार पे, पंजीकृत आधार पे, प्राकृतिक आधार पे, और जो पांचवा है वो क्षेत्र समाविष्टि के आधार पे। क्षेत्र समाविष्टि कैसे, जैसे मैंने आपको बताया कि पुदुचेरी हो गया, गोवा हो गया, ये सब इन क्षेत्रों को क्या किया, इन क्षेत्रों को मिलाया गया भारत में। तो इन क्षेत्रों को मिलाया गया, संविधान संशोधन किया गया, उसके आधार पर जो वहाँ के निवासी थे, जो वहाँ पर रह रहे थे, वो सभी भारत के नागरिक हो गए। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है। ठीक, तो ये याद रखिएगा आप लोग, इसमें इतना ही है। आगे बढ़ते हैं। नागरिकता की समाप्ति, किस प्रकार से इसको समाप्त कैसे किया जा सकता है, कैसे ये समाप्त होगी। तो जैसा कि पहले भी बताया है, आपको याद होगा अनुच्छेद 9 जो मैं आगे उधर पढ़ रहा था, तो उसमें अनुच्छेद 9 में बताया गया था कि पहले तो भाई स्वैच्छिक त्याग। स्वैच्छिक त्याग का मतलब आप देखिए कि एक नागरिक, भारतीय नागरिक जो पूर्ण आयु और क्षमता का हो, ऐसी घोषणा के उपरांत वह भारत नहीं रहता, अपनी नागरिकता को त्याग सकता है, वो त्याग कर देगा वो। ठीक है, दूसरा बर्खास्तगी के द्वारा कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ले तो उसकी जो अनुच्छेद 9 की बात की थी, अभी पढ़ाया था ऊपर, तो वो उसके थ्रू। वंचित करने द्वारा संसद नियम बनाएगी, उसके थ्रू वंचित भी किया जा सकता है। वो आपको पता है कि मान लो किसी ने फर्जी तरीके से नागरिकता ले ली, बाद में पता चला तो उससे उनको वो वंचित कर दिया जाएगा, उनकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है, तो वो हो गया वंचित करके। आगे देखिए एकल नागरिकता का प्रावधान।
तो एकल नागरिकता का प्रावधान क्या है, आपको मैंने पहले भी बताया था कि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर राज्य का अलग और भारत की अलग, ऐसी कोई नागरिकता नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर में पहले ये प्रावधान था, लेकिन अब वहाँ भी समाप्त कर दिया गया जब से जम्मू कश्मीर पुनर्गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो पास हुआ उसके थ्रू वहाँ भी समाप्त कर दिया गया, 2 यूटीज़ बना दिए गए, तो वहाँ भी अब वो चीज़ समाप्त हो गई। ठीक है, अब वहाँ भी यही है, एकल नागरिकता का प्रावधान है। ठीक, तो ये याद रखिएगा, ये एकल नागरिकता ही है, आपको बताया भी गया है, पहले भी बताया है मैंने। ठीक है, इसके अलावा इसमें बहुत कुछ ऐसा खास है नहीं, तो इसको मैं स्किप कर दे रहा हूँ, लेकिन आप इसको पढ़ लीजिएगा, थोड़ा बहुत आपको एक आइडिया लग जाएगा इसमें कि क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, कि कहाँ से क्या है, कैसे क्या है। देखिए, विदेशी नागरिकता के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, हल्का सा एक जानकारी रहेगी। सितंबर 2000 में भारत सरकार ने भारतीय डायस्पोरा पर एलएम सिंघवी, अब ये याद रखिएगा, एलएम सिंघवी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति, तो समिति भी के बारे में कई बार मैचिंग में आता है लिस्टिंग में कि ये एलएम सिंघवी समिति किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा ये नागरिकता से संबंधित और 2000 में ये। ठीक है, अगर ऐसा ऑप्शन दिखेगा तो आप उसमें लगाइएगा टिक। तो इन पे गठित की गई थी वो जो इंडियन डायस्पोरा है उस पे, उसके ऊपर तो कमेटी की वैश्विक भारतीय डायस्पोरा के व्यापक अध्ययन करने और उसके साथ रचनात्मक संबंध बनाने के उपायों पर अनुशंसा देने का कार्य सौंपा गया था। उसी के बारे में यहाँ बताया गया है कि इस समिति ने 2002 में रिपोर्ट सौंपी और नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन की सिफारिश की। जो 2003 वाला संशोधन हुआ है वो इसी आधार पर हुआ है, जो ऊपर आपने देखा 2003 का जो संशोधन हुआ था वो इसी कमेटी के रिकमेंडेशन के बेस पे हुआ है। तो उसमें उन्होंने कुछ कुछ चीज़ें बताई थी। ठीक है, कि जो पीआईओज़ हैं उनको उनके क्या हैं, उनको कैसे दी जा सकती है। तो उसी नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 में विदेशी भारतीय नागरिकता का प्रावधान किया गया। ठीक है, 16 निर्दिष्ट देशों के पीआईओज़ यानी भारतीय मूल के जो व्यक्ति के लिए, पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़ के, अब ध्यान दीजिएगा पीआईओज़ में ये दो देश नहीं आते हैं, याद रखिएगा ये कि यहाँ के जो नागरिक हैं, अब वैसे तो एक ही था वो भारत पूरा, एक भारत श्रेष्ठ भारत था वो उस समय आज़ादी से पहले पूरा, लेकिन आज़ादी के बाद अलग हो गया, तो भारत और बांग्लादेश को ये इसमें नहीं माना जाता। ठीक है, इस अधिनियम ने पूर्व मुख्य अधिनियम ने के राष्ट्रमंडल नागरिकता से संबंधित सभी प्रावधान हटा दिए। जो इसमें राष्ट्रमंडल में भारत ने जब एंट्री ली थी, उसमें ज्वाइन हुआ था, तो उसके जो प्रावधान थे वो नागरिकता से संबंधित कि इन देशों को भी दे सकते हैं या जो भी कुछ प्रावधान किए गए थे वो सब प्रावधान हटा दिए गए। ठीक है, बाद में नागरिकता संशोधन 2000 संशोधन अधिनियम 2005 में सभी देशों के भारतीय मूल के व्यक्तियों को विदेशी भारतीय नागरिकता प्रदान करने के अपवाद स्वरूप, याद रखिएगा ये इन दोनों का छोड़ के हमेशा ध्यान रखिएगा, प्रावधान किए गए जब तक कि उनके गृह देश स्थानीय कानून के अनुसार दोहरी नागरिकता प्रदान करते हों। ठीक है, तो ये पीआईओज़ और पीआईओ और ओसीआई ये याद रखिएगा, ये क्या हैं कैसे हैं। ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और ये ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, जो ये अधिनियम ये 2015 में आया था, ये ओसीआई के लिए, ओसीआई से संबंधित जो प्रावधान हुआ था नागरिकता वाला, वो जो है 2015 में आया था, संशोधन हुआ था। भारतीय विदेशी नागरिकता कार्ड होल्डर, ये नई योजना शुरू की गई थी, इसमें पीआईओ कार्ड स्कीम और ओसीआई स्कीम को एक कर दिया गया था, इसमें दोनों को मिला दिया गया। ठीक, याद रखिएगा इसको। इसमें विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर के बारे में प्रावधान दिए गए हैं, इसको देख लीजिएगा आप, इसको मैं नहीं बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप इसको छोड़ भी देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं खास। ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसी को मैं आपको बता रहा हूँ, उसी को पढ़ लीजिएगा आप, और अगर आपको पढ़ना ही है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, या वीडियो को पॉज करके आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये एनआरआई, पीआईओ और ओसीआई कार्ड होल्डर की तुलना की गई है इसमें, ये थोड़ा सा देख लीजिए कि कौन कौन में एनआरआई कौन होते हैं। भारतीय नागरिक जो साधारणतः भारत के बाहर निवास करता है, जिसके पास भारतीय पासपोर्ट है, वो कौन है, एनआरआई है। पीआईओ कौन है, एक व्यक्ति जो अथवा जिसका कोई पूर्वज नागरिक भारतीय नागरिक और वर्तमान में अन्य देश की नागरिकता या राष्ट्रीयता धारण करता हो, जिसका वह विदेशी पासपोर्ट धारक हो, वो पीआईओ है।
तो एनआरआई और पीआईओ में बेसिक डिफरेंस याद रखिएगा। और ओसीआई कार्ड होल्डर कौन है? एक व्यक्ति जो विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर हो नागरिकता अधिनियम के अंतर्गत, वो ओसीआई कार्ड होल्डर होता है। तो याद रखिएगा इनको, ठीक। इनके बारे में कुछ प्रावधान दिए गए हैं, एक बार पढ़ लीजिएगा। इनसे सेंटेंस से कई बार सवाल पूछे गए हैं, कई बार तो नहीं, एक आध बार ही कई इससे प्रश्न पूछा गया है। अदरवाइज इसमें कोई खास इसमें महत्व नहीं है परीक्षा के दृष्टिकोण से। बस आप इनको पढ़ लीजिएगा एक नॉलेज अपना बढ़ाने के लिए, ठीक है, कि कैसे क्या कर सकते हैं, क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं, ये सब दिए गए हैं इसमें सभी को। एनआरआईज को, पीआईओ को, ओसीआई कार्ड होल्डर अगर है तो उसको, उनको क्या क्या लाभ हैं, उनको क्या क्या प्रावधान, क्या क्या नियम हैं, ठीक है। तो ये सारा दिया गया है कि क्या कर सकते हैं भारत में, क्या नहीं होता, उनको क्या अधिकार प्राप्त हैं, नहीं है। देखिए ये सब दिया हुआ है इसमें, है ना। तो एक बार देख लीजिएगा, आप इसको पढ़ लीजिएगा, एक सरसरी निगाह से इसको पढ़ लीजिएगा। मैं इसको अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और इसमें बहुत परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। जो महत्वपूर्ण था वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। ये देखिए, ये एक बार देख लीजिए, जो ऊपर वैसे मैंने आपको बता रखा है, फिर भी आप एक बार देख लीजिए। अनुच्छेद, संविधान लागू होने के समय नागरिकता, अनुच्छेद 5, ठीक है। कुछ वैसे व्यक्तियों को के नागरिकता अधिकार जिन्हें पाकिस्तान से प्रव्रजन, आप पाकिस्तान से भारत याद रखना 6 में, और पाकिस्तान के प्रवजित यानी कि वहाँ से गए फिर वापस आए वो, ठीक। फिर 8वें में भारतीय मूल के वैसे लोग जो नागरिकता के आधार अधिकार जो भारत के बाहर रह रहे हों, एनआरआई, ठीक है। जो 9वें में क्या है, जो स्वेच्छा से विदेशी राज्यों की नागरिकता प्राप्त कर रहे हैं, तो उनकी नागरिकता उनको नहीं मिल सकती, वो समाप्त हो जाएगी। नागरिकता अधिकारों की निरंतरता जो है वो अनुच्छेद 10 में दी गई है। और संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन, जो कि आपने देखा है कि अभी तक जो नागरिकता अधिनियम आया है उसमें 9 बार संशोधन संसद द्वारा ही किया गया है, ठीक। और बाकी ये इसमें ये अधिनियम के बारे में बताया गया है, नागरिकता अधिनियम 1955 के बारे में। तो ये इतना कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण नहीं है परीक्षा के दृष्टिकोण से। जो महत्वपूर्ण था वो मैंने आपको बता दिया, डिटेल से बता दिया। अगर कुछ डाउट है तो आप फिर भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा उससे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। जय हिंद।